नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास जैन सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा आप सभी का पुनः एक बार फिर राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने बात की थी इससे पूर्व के वीडियो में डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप की पार्टनरशिप क्या होती है कि पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अर्थात भागीदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार के लाभ में अंश पाने का करार कर लिया है जो उन सब के द्वारा या उनमें से किन्हीं किसी के द्वारा जो उन सब की ओर से कार्य कर रहा है चलाया जाता है। सामान्यतः क्या होता है कि भागीदारी को और कंपनी को या फिर संयुक्त हिंदू परिवार को या सहस्वामित्व को एक साथ समझा जाता है सामान्य बोलचाल में, लेकिन इन तीनों में बड़ा बेसिक अंतर है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम को ओनरशिप और पार्टनरशिप के अंतर की। तो भागीदारी फर्म की समाप्ति में भागीदारों का सहस्वामित्व होता है, अतः सभी भागीदार होने के साथ साथ सहस्वामी भी होते हैं, जबकि सहस्वामित्व रखने वाले व्यक्तियों में कभी भी भागीदारी नहीं होती है। भागीदारी का निर्माण का आधार आवश्यक रूप से करार ही होता है, जबकि सहस्वामित्व का आधार करार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। भागीदारी में किसी कारोबार का किया जाना आवश्यक है, जबकि सहस्वामित्व बिना कारोबार के हो सकता है। भागीदार एक दूसरे के एजेंट होते हैं, जबकि सहस्वामियों में ऐसे कोई संबंध नहीं होता। भागीदार अपना हित अन्य सभी भागीदारों की सहमति के बिना दूसरे को अंतरित नहीं कर सकता, जबकि सहस्वामी अपने हित को दूसरे की सहमति के बगैर ही बेच सकता है। भागीदार में लाभ के अंश का भागीदारों का वितरण आवश्यक है, जबकि सहस्वामित्व में लाभ की बजाय आय या प्राप्तियों का वितरण किया जाता है। कोई भागीदार फर्म की संपत्तियों का विभाजन जब चाहे नहीं कर सकता, जबकि सहस्वामी किसी भी समय सहस्वामित्व की संपत्ति का विभाजन करा सकता है। भागीदारों में सदस्य की संख्या 20 से अधिक, बैंकिंग व्यवसाय में 10 से अधिक नहीं हो सकती, जबकि सहस्वामी कितने भी हो सकते हैं। भागीदारी का अंत विघटन द्वारा होता है, जबकि सहस्वामित्व का अंत बंटवारे से होता है। भागीदारी फर्म को पहुंची हानि के लिए कुछ अवस्थाओं में क्षतिपूर्ति देने के लिए दायी है, जबकि सहस्वामी ऐसी कोई क्षतिपूर्ति देने के लिए दायी नहीं है। इसके बाद करते हैं भागीदारी और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में। तो धारा 4 के अंतर्गत भागीदारी का निर्माण करार से होता है, जबकि संयुक्त हिंदू परिवार का गठन परिस्थिति से होता है। भागीदारी का व्यवसाय भागीदारी अधिनियम 1932 द्वारा शासित होता है, जबकि संयुक्त हिंदू परिवार का व्यवसाय हिंदू विधि द्वारा शासित होता है। भागीदार में नया भागीदार सब भागीदारों की सहमति से शामिल किया जा सकता है, जबकि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में पैदा होने विवाह होने के पश्चात तथ्य से परिवार का सदस्य व्यवसाय के लाभ या संपत्ति के अधिकार मिल जाता है। भागीदार एक दूसरे के एजेंट होते हैं, जबकि संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य एक दूसरे के एजेंट नहीं होते, केवल कर्ता एजेंट होता है। भागीदार एजेंट के नाते अपने कार्यों से अन्य भागीदारों को बांध सकता है, जबकि संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्यों को ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है। भागीदार का दायित्व व्यक्तिगत तथा संयुक्त दोनों होता है, जबकि संयुक्त भागीदार के सदस्य का दायित्व व्यक्तिगत नहीं होता, केवल संपत्ति के भाग तक ही होता है। साधारणतः एक भागीदार की मृत्यु या दिवालिया होने पर भागीदारी का अंत हो जाता है, जबकि संयुक्त परिवार के व्यापार में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भागीदारी में एक पुरुष तथा स्त्री दोनों भागीदार हो सकते हैं, जबकि संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय में हिंदू विधि के अनुसार केवल पुरुष सदस्य व्यापार कर सकते हैं। भागीदारों में भागीदार कोई विदेशी व्यक्ति या अन्य धर्म वाला व्यक्ति ही बन जा सकता है, जबकि संयुक्त हिंदू परिवार का सदस्य केवल हिंदू तथा उस परिवार से संबंधित व्यक्ति हो सकता है। भागीदारी का अंत विघटन द्वारा होता है, जबकि संयुक्त हिंदू परिवार का केवल बंटवारे से अंत हो सकता है। इसके बाद आता है भागीदारी और कंपनी में अंतर। तो भागीदारी के मामलों में भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 लागू होती है, जबकि कंपनी अधिनियम 1956 और इसके बाद जो नया कंपनी अधिनियम बना है वो
भागीदार का रजिस्ट्री होना आवश्यक नहीं है, जबकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। भागीदारी विधिक व्यक्ति नहीं होता, जबकि कंपनी रजिस्टर्ड होने के बाद एक विधिक व्यक्ति हो जाती है। भागीदारी का दायित्व असीमित होता है, जबकि कंपनी में सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। भागीदार अपना हित ऑब्लिक अंश किसी अन्य व्यक्ति को सभी भागीदारों की सहमति के बिना अंतरित नहीं कर सकता, जबकि कंपनी का सदस्य अपने अंशों को आसानी से जंगम संपत्ति की तरह अंतरित कर सकता है। भागीदारी का निर्माण जब चाहे करार द्वारा हो जाता है, जबकि कंपनी के निर्माण हेतु अनेक औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है। भागीदार फर्म का एजेंट होता है, जबकि कंपनी का सदस्य या अंशधारी कंपनी का एजेंट नहीं होता। किसी भागीदार की मृत्यु या दिवालिया होने पर फर्म का अंत किया जा सकता है, जबकि कंपनी के सदस्य की मृत्यु या दिवालिया होने पर कंपनी का अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भागीदारी में लाभ का वितरण करार के आधार पर पूंजी के अनुपात में किया जाता है, जबकि कंपनी में लाभांश का वितरण अंशधारियों की सभा द्वारा घोषित किया जाता है। फर्म का अंत विघटन द्वारा होता है, जबकि कंपनी का अंत वाइंडिंग अप की कार्रवाई के बाद होता है। भागीदारी का प्रबंध साधारणतः स्वयं भागीदारों के हाथों में होता है, जबकि कंपनी का प्रबंध निदेशक मंडल के हाथ में होता है। इस तरह हमने देखा कि जो भागीदार है, भागीदारी फर्म है और सहस्वामित्व है, या हिंदू अविभक्त परिवार है या कंपनी है। लगने में तो व्यक्तियों का समूह लगता है, लेकिन बेसिक अंतर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हिंदू परिवार है तो किसी बच्चे का जन्म होने पर या किसी बेटे का शादी होने पर बहू और वो जो जन्म पुत्र या पुत्री जो जन्म होता है स्वतः ही हिंदू संयुक्त परिवार का सदस्य बन जाता है। इसी तरह किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर या किसी पुत्री की शादी होने पर स्वतः ही संयुक्त हिंदू परिवार के में से वह पृथक हो जाते हैं, जबकि भागीदारी फर्म में ऐसा नहीं है। इस तरह हमने देखा कि भागीदार और भागीदारी फर्म और सहस्वामित्व, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और कंपनी में क्या बेसिक अंतर है। इसके बाद आगामी वीडियो में हम बात करेंगे भागीदारों के अधिकार की। धन्यवाद।